गुड मॉर्निंग। अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 9th क्लास का ठीक है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। वैसे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्लियर हो गया है, लेकिन पहला चैप्टर जो क्लियर हुआ है वो ऑफलाइन में क्लियर हुआ है। ठीक है, आज आप लोग को दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। दूसरा चैप्टर में आप लोग को मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है। मानव कैसे प्रकार का संसाधन है और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, वैसे आप लोग को बतला दें जो क्लास 10th का भी एसएफ का कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होते जा रहा है और उसका लाइव क्लास भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 10th में है और चाहते हैं बेटर से बेटर तैयारी कर सकें तो उसके लिए आप लोग ठीक है रात में 7:30 बजे से यूट्यूब पर लाइव क्लास के लिए ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मेरा अपना एक अवतार कोचिंग का ऐप भी है, उस पर भी आप लोग को फ्री में नोट्स मिल जाएगा। तो उस नोट्स के लिए ठीक है अवतार कोचिंग का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी क्लास 9th में नहीं चालू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगा। तो आज जो आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए जो संसाधन है क्या। ठीक है, तो संसाधन का मतलब होता है वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। मान लीजिए ये स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड पे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन जो आदमी नहीं पढ़ाएंगे, जो आदमी को पढ़ाने की कला नहीं है, यानी जो आदमी पढ़ाने से मतलब नहीं रखते हैं, यानी पढ़ाने लिखाने वाला काम नहीं करते हैं, उनके लिए क्या ये संसाधन होगा? अगर उनको कहेंगे जी 2 लाख का संपत्ति है लीजिए, तो वो लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, तो संसाधन का उपयोग जो आदमी करते हैं, यानी जिस वस्तु का जो आदमी उपयोग करते हैं, उनके लिए वो वस्तु संसाधन होता है। ठीक है, देखिए एक और आप लोग को बतलाते हैं, ये मार्कर है। तो मार्कर का मान लीजिए अगर इसका दाम 2500 रुपया है और जो आदमी सब्जी बेच रहे हैं अगर उनको ये दिया जाए कि भाई 2500 रुपया का है लीजिएगा, तो वो क्या करेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे? समझ रहे हैं? ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनका ये मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है उनको। लेकिन अगर यही 5000 में भी अगर हमें मिलेगा और इसकी अगर जरूरत है हमें, तो इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो संसाधन क्या है, तो कहेंगे वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वही हमारे लिए संसाधन है। इसके अलावा हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है ठीक है मानव पूंजी के लिए। कहता है मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा जो भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। देखिए भौतिक पूंजी यहाँ से जो देख रखा है भौतिक पूंजी, यही है मेरा भौतिक पूंजी, और इसी को हम लोग ठीक है क्या कहेंगे? तो मानव पूंजी कहेंगे। मानव पूंजी के रूप में, मानव पूंजी के रूप में जो हमें दिखाई देता है, जैसे अभी मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं ना, यह एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, फिर कहता है जो मानव पूंजी के बाद मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है। अगर मानव पूंजी जैसे अगर मान लीजिए आप लोग अभी एक सामान्य बच्चे हैं, आप लोग में संस्कार जो होता है, यानी आप लोग सक्सेस कब होंगे, यानी आप लोग को लोग नाम कैसे जानेगा, आप लोग अपने पैर पे कैसे खड़ा होंगे। तो इसके लिए ठीक है सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है मानव संसाधन का अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं मानव संसाधन के रूप में उसका निर्माण कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से। ठीक है, पढ़ाई कीजिए। अगर आपके पास में पढ़ाई हो गया यानी ज्ञान हो गया, और ज्ञान के साथ अगर आप स्वस्थ हैं, तो इस मानव संसाधन को यानी और भी आप आगे की ओर बढ़ा करके ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ा करके ले जा सकते हैं। अब कहता है मानव संसाधन। देखिए मानव पूंजी, पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। अब मानव पूंजी जैसे मान लीजिए मेरे लिए पूंजी क्या है, तो शिक्षा है। ठीक है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अब कहता है इस चीज को हम और विकास कैसे करेंगे, तो और शिक्षा जब ग्रहण कर लेंगे तब जाकर के उसको और अध्ययन करेंगे, मतलब और विकास करेंगे। अब कहता है संसाधन क्या है। देखिए मानव संसाधन क्या है, तो अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। इसका नाम है मानव संसाधन। ठीक है, मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है जिसका उपयोग ये करता है, लेकिन यह सबसे आगे है, सबसे आगे। फिर यहाँ पर एक बात याद आती है, याद रखिए मानव एक ऐसा चीज है जो ज्ञानी होकर के भी भूखे मर जाता है, लेकिन और जीव जितने भी हैं मूर्ख होकर के भी लेकिन भूखे नहीं मरते हैं। समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कहता है शिक्षा का महत्व। ठीक है, अब शिक्षा का महत्व क्या है, सो देखिए शिक्षा का महत्व हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, शिक्षा का महत्व कहता है श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। शिक्षा मतलब जब हमारे पास ज्ञान आ जाती है तो बोलने की कला, काम करने की कला, चलने की कला,
सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। वैसे आप लोग को बतला दें, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, समझ गए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है जो हम लोग शिक्षा का कहीं पे प्रयोग करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। शिक्षा जब हमारे अंदर में आ जाती है तो ऑटोमेटिक संस्कार चेंज हो जाते हैं, बोलने की कला, ठीक है, चलने की कला। देखिएगा जो मूर्ख व्यक्ति रहेगा उसको चलने भी नहीं आता है सही से, ठीक है, और ना उसको तो बोलने साफ ही नहीं आता है, और कोई काम भी नहीं सही से करने आता है। तो शिक्षा का क्या महत्व है, वही कह रहा है, श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है। मान लीजिए अगर हम पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिएगा जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, रेलवे का अगर नौकरी करते हैं तो उनको ग्रुप डी का नौकरी होता है, और जब ग्रुप डी का नौकरी होता है तो वो साफ सफाई का काम करते हैं, रोड़ा पत्थर उठाने का काम करते हैं, ग्रुप डी वाले आदमी। और जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं वो डीआरएम बनते हैं, तो उनको केवल कॉलम चलाना रहता है। जरा सोचिए, ज्यादा पढ़े तो कितना सुख का काम है, वो एसी में बैठे रहेंगे, उनके लिए सब स्पेशल व्यवस्था रहेगी, सब कुछ। लेकिन जो कम पढ़े रहेंगे तो भर दिन धूप में खटते रहेंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, शिक्षा अगर जिनमें आ गई, शिक्षा अगर आ गई तो वो अच्छा काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो सिस्टम से करेंगे और उसका रिजल्ट बेटर नहीं बेस्ट निकलेगा, ठीक है। अब कहता है जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर एक जापान का नाम लिया गया है, समझे। जापान का नाम लेने का मतलब यह है, जैसे अपने देश में शिक्षा का उतना महत्व नहीं है, अपने देश में नहीं, अपने खास करके बिहार में। अब बिहार में जहां भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहां से अभी आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कहा जाए शिक्षा का बात अगर, तो यहाँ पर शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अपनी मर्जी से लोग आते हैं, अपनी मर्जी से लोग आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई शिक्षा का मतलब नहीं। अगर आज के डेट में अगर पैसा मांग दे, आज के डेट में अगर पैसा मांग दे, जिसको हम लोग फी कहते हैं, तो बच्चा आधा से ज्यादा भाग जाएगा। अगर होमवर्क दे दिया जाए तो बच्चा भाग जाएगा। अभी गार्जियन कोई बच्चे पर गाइडलाइन नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन हम पैसा मांग देंगे, यानी कह देंगे फी के लिए, तब कहेंगे जा बच्चा पढ़े छे कहाँ, बच्चा में ग्रोथ कहाँ देख रहा छी, जब पैसा दे वहां पे। अजीब अजीब सिस्टम करते हैं, यानी गाइडलाइन नाम का कोई चीज नहीं है, जिस वजह से हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। और जहाँ शिक्षा नहीं होगी ऑटोमेटिक है बेरोजगारी बढ़ेगा, और जब ये बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है देश का ग्रोथ नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। एक रात अगर भूखे रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है तो बहुत बेकार काम है। ये अच्छा से समझ लीजिए, लाइफ में और कोई चीज हो या ना हो, चोरी करिए चलेगा, चोरी कीजिएगा तो वो चलेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाई के लिए अगर चोरी करेंगे तो चलेगा, वरना गलत है। देखिए कहने के लिए लोग कह देता है, लेकिन इस युग में भी भगवान है, इस चीज को मानिए, प्रकृति का देन है। अगर गलत करेंगे तो गलत का परिणाम गलत होता है। थोड़ा देर के लिए चीट जिसको कहते हैं हम लोग, चीट मतलब धोखा। धोखा आपको एक पल के लिए लगेगा जो हम बहुत अच्छा किए, हम किसी को धोखा दे करके अच्छा काम कर लिए, लेकिन इसको चुकाना पड़ेगा, आप लोग को चुकाना पड़ेगा। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को लगता होगा जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा को ठग रहे हैं, सर को ठग रहे हैं, लेकिन एक दिन इसका पश्चाताप होगा, याद रखिएगा। 12 घंटा ड्यूटी करने वाले आदमी को 15,000 का महीना देता है आउट ऑफ स्टेट में। अब बताइए 15,000 20,000 से आपका जीविकोपार्जन हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्कूल संस्थान अभी खुलते जा रहे हैं और फैसिलिटी देती जा रही है स्कूल, जो आपको एक बच्चे पर 15,000 का महीना खर्चा है। अब बताइए आपका 15,000 का महीना उधर सैलरी है, और आपके बच्चे को, एक बच्चा को पढ़ाने में आपको 15,000 का महीना खर्चा है। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं सही से? नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए चीट नहीं कीजिए, चीट शब्द नहीं आना चाहिए, चाहे जैसे हो। 5 घंटा मत पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन 2 घंटा मन से पढ़िए, मन से पढ़िए, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट बनेगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। और सबसे ज्यादा निवेश अगर करना है तो शिक्षा पर कीजिए, ठीक है। समय भी निवेश कीजिए, यानी समय भी दीजिए। अगर कॉपी किताब की जरूरत है तो वो भी टाइम टेबल खरीदिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए उसको पढ़ने का, रटने का चीज नहीं। रट्टा मार चीज आपको कम ही दिन काम करेगा। सुने होंगे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर में जब गैस भर जाती है तो सीटी लगाना चालू कर देती है ना, उसी प्रकार आपका माइंड, अगर ज्यादा रट्टा मारने का और प्रेशर में अगर आकर के कोई भी काम कीजिएगा तो आपका माइंड भी बार बार सीटी मारेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए सिस्टम से और मन से कीजिए। जापान हो चाहे चीन हो, ये सब जो स्टेट मतलब कंट्री ज्यादा डेवलप है, डेवलप होने का कारण यही है जो वहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है, बहुत आगे है, और अपने यहाँ यही चीज नहीं है। तो अब आपको बतलाया जा रहा है जो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है वो चीज देखिए, ठीक है। कौन कौन भागों में बांटा गया है
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सारी आते हैं वस्तुएं जो पहली बार हो, पहली बार, उससे पहले कुछ नहीं हो। द्वितीयक क्षेत्र वही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बनाया जाता है और तृतीयक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से आगे होता है, जो हम लोगों को सेवा के रूप में आता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या, कहता सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूमि और जल से जुड़ी जो भी क्रियाएं हैं, काम है, वह हमारा ठीक है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या क्या है तो देखिए, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन, ये जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को लिया गया है। बताइए अगर हम लोग को कहा जाए जो डायरेक्टली अगर कृषि के अंतर्गत, जैसे अगर सब्जी उपजता है तो कहां से आता है, वो कृषि से आता है ना। अगर आपको वानिकी पेड़ पौधा के अंतर्गत पेड़ पौधा जाता है, वो भी कहां से आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। पशुपालन, पशु से दूध लाते हैं हम लोग, कहां से लाते हैं। अगर जो मिठाई अगर माना कि अगर हम खाते हैं, मिठाई के लिए कहीं ना कहीं दूध, और दूध कहीं ना कहीं कहां से, पशुपालन से। अगर किसान पशुओं को पालना बंद कर दे तो क्या हम लोग मिठाई खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से किसान उसको उत्पादन करता है, किसान नहीं यानी पशुपालन होता है तभी है ना। मान लीजिए किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए पशुओं को पालता है और पशु से दूध निकाल करके शहर की ओर बेचता है, और शहर में उसी दूध से पनीर बनाया जाता है, उसी दूध से मिठाई बनाया जाता है, उसी दूध से दिस दैट जितना भी सामग्री है बनाई जाती है। तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। मछली भी जानते ही हैं आप लोग, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन। खनन का मतलब होता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। जमीन के अंदर से जो निकाला जाता है वह पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आपको कहा जाए जो ठीक है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है भूमि और जल। भूमि और जल, भूमि और जल। और भूमि और जल के अंतर्गत क्या क्या आती है, तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है कृषि, दूसरा वानिकी, तीसरा पशुपालन, चौथा मत्स्य पालन, पांचवा मुर्गी पालन और पांचवा खनन। पांचवा 2, 4, 5, छठा खनन। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपको कहा जाए इकोनॉमिक्स के बुक में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या को भाग दिया है, यहाँ पर 6 गो। कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है और खनन है। कोई दिक्कत इतना में, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आया, कृषि आया, कि कृषि में हम लोग क्या किए, चावल का मतलब धान का उत्पादन किए, और धान से क्या बना दिया गया, चावल। अगर इसमें बनाया गया सब्जी, तो सब्जी से हम लोग यहाँ पर सब्जी का उपयोग किया अपने खाने के लिए बना करके। डायरेक्ट क्या हम लोग सब्जी खा जाते हैं, नहीं ना। तो द्वितीयक क्षेत्र में उसको बनाया गया। अब कहता है क्या, गन्ने से चीनी। गन्ना हो गया आपको प्राथमिक क्षेत्र, गन्ना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। और चीनी क्या हो गया आपको, द्वितीयक क्षेत्र। गन्ना हो गया आपको प्राथमिक क्षेत्र और चीनी हो गया आपको द्वितीयक क्षेत्र। उसी प्रकार से कपास, कपास हो गया आपको प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गया आपको, सूत। कपास से सूत तैयार किया जाता है, पता है ना। तो अगर पूछा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र से बने पदार्थ को द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में, इतना तो कह सकते हैं ना। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग बहुत अच्छा से दे सकते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज बनता है, ठीक है, उत्पादन होता है, उसी को जो बनाया जाता है वस्तु, उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्वयं उत्पादन नहीं करती है ये। तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र। और यह स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं। यह किस पर डिपेंड करती है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र दे देती है द्वितीयक क्षेत्र को, और द्वितीयक क्षेत्र से जो चीज बनता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा का क्षेत्र। इसका भी एग्जाम्पल समझिए। हम लोग खरीद करके लाते हैं पनीर। पनीर तो घर में नहीं तैयार करते हैं, तो पनीर कहां से खरीद करके लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। मार्केट से खरीद करके, तो मार्केट में कौन दिया, दुकानदार हम लोगों को देती है। तो दुकानदार को कौन दिया, जो पनीर बनाता होगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो। और द्वितीयक क्षेत्र को कौन दिया, दूध, प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र दिया दूध किसको, द्वितीयक क्षेत्र को, और द्वितीयक क्षेत्र उस दूध को क्या किया, पनीर में परिवर्तित कर दिया। तो पनीर क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र। और वही पनीर एक पैकेट होकर के उसमें, ठीक है, कई कंपनी का आता है पनीर, एक होलोग्राम लगा करके, ठीक है, पैकेज करके और भेज दिया, और वो हम लोगों को मिला। तो वो क्या हो गया हम लोगों के लिए, सेवा का क्षेत्र, क्योंकि हम लोग को पनीर बनाने की कला नहीं आती है। तो बताइए तृतीयक क्षेत्र समझने में कोई दिक्कत।
इसका उत्पादन स्वयं नहीं करता है तृतीय क्षेत्र। उत्पादन क्रिया में सहयोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का निवास विकास, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब आपको आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। बताइए, पैसा जमा करने के लिए कौन जाता है बैंक में? कोई ना कोई तो किसान जाता है, कोई ना कोई एक व्यापारी जाता है, कोई ना कोई एक बिजनेसमैन जाता है। वही पैसा हम लोगों को टाइम से देती है, तो हम लोगों के लिए क्या है, वह सेवा है कि नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं जिसको ठीक है पहली बार उत्पादन किया जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज तैयार होता है उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और वही चीज जो मार्केट में बिकता है वह किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव संसाधन का निर्माण कैसे करता है और मानव संसाधन कैसे, तो समझ गए। श्रम का प्रत्यक्ष रूप ही मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी को आगे विकास करने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है, और मानव संसाधन जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है। कोई दिक्कत? और इसमें सबसे ज्यादा है माइंड यानी दिमाग यानी शिक्षा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलिए। अब क्या कहता है सो देखिए, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाजार की क्रियाएं और एक होता है गैर बाजार की क्रियाएं। अब देखिए, बाजार की क्रियाएं क्या है? कहता है वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा ने वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाजार की क्रियाएं। समझ गए? जिसमें अपने हित के उद्देश्य के लिए, अगर मान लीजिए अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं कि अगर इसमें लॉस होगा तो क्या हम पढ़ाएंगे आप लोग को? कभी भी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के लिए जो हम लोग काम करते हैं इसको हम लोग बाजार की क्रियाएं कहते हैं। समझ गए? जिसमें सरकार की भी सेवाएं निहित होती है। आगे कहता है क्या? गैर बाजार की क्रियाएं। गैर बाजार की क्रियाएं क्या है? सो देखिए, स्व उपभोग के लिए उत्पादन है, जिसमें प्राथमिक उत्पादनों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। समझ गए? गैर आपको बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं होता कैसे? जिसको हम लोग चोरी के मामले में कर सकते हैं, काला बाजारी भी एक प्रकार से, उसका कोई मूल्य निहित नहीं होता है। समझ गए? इसका कोई मूल्य निहित नहीं होता है, इसमें जो मर्जी होता है उस मूल्य से दे देता है। देखते होंगे कभी कभी खाद में, खास करके यूरिया में, यूरिया का मार्केट रेट कुछ और होता है, अगर एकाएक अगर बिक्री आ जाता है तो सब माल दाब देता है। अब कहता है 100 रुपया ज्यादा दीजिए, मिलता तो नहीं है लेकिन 100 रुपया ज्यादा करके दीजिएगा तो वो पूरा दे देंगे आपको, ऐसे कहता है और ऐसे कह करके देता है, तो वो गैर बाजार। समझ गए? जिसमें बाजार के रेट से उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बाजार के रेट पर बिकता है, सब जानता है इसका इतना रेट है और उतना ही में वो चीज मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, अब कहता है जनसंख्या की गुणवत्ता। अब जनसंख्या की क्या गुणवत्ता है उस चीज को देखिए। कहता है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षरता दर तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य, यही जनसंख्या की गुणवत्ता है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और शिक्षा नहीं है, जहां शिक्षा नहीं है वहीं पर जनसंख्या ज्यादा है। लोगों का कहना होता है अरे घर में 10 गो बच्चा रहते तब ना 10 गो लाठी निकलते, 10 गो समांग रहते तब ना, और वो बच्चा पैदा ज्यादा करना पसंद करते हैं। लेकिन जहां शिक्षा होता है वो आदमी नहीं, वो आदमी कहते हैं नहीं दिमाग से काम करेंगे। ठीक है, और वो लोग करते भी हैं। पता ही है, जहां पर जिस परिवार में 5 आदमी है उस परिवार में, और जिस परिवार में 2 आदमी है उस परिवार में सुख में, रहन सहन में फर्क होगा या नहीं होगा? 5 आदमी के लिए कपड़ा सोच करके लेना पड़ेगा, खाने की सामग्री भी सोच करके लेना पड़ेगा। लेकिन जहां पर 2 आदमी है वहां पर 1 लीटर अगर दूध लेंगे तो काम चल सकता है। लेकिन 5 आदमी जहां पर है वहां पर अगर चाहेंगे जो 1 लीटर दूध ले तो संभव है? अगर 5 आदमी का कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो कोशिश करेंगे 500 रुपये वाला कपड़ा ले, नहीं। लेकिन अगर 2 आदमी का कपड़ा खरीद रहे हैं तो हजारों रुपए खरीदेंगे तो ये उनको सस्ते पड़ेगा। तो यही होता है छोटा परिवार। और छोटा परिवार तब होगा जब आप जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, और जनसंख्या पर नियंत्रण तब होगी जब आप में शिक्षा होगा। शिक्षा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखिए यहां पर कह रहा है अगला है आपको सर्व शिक्षा अभियान। सर्व मतलब होता है सभी को, शिक्षा मतलब शिक्षा, समझिए रहे, अभियान मतलब योजना चलाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान अभी भी चल रहा है हम लोगों के यहाँ। देखिएगा स्कूल में जब एक पेंसिल बना करके उसमें लिख दिया जाता है सर्व शिक्षा अभियान, लिख दिया जाता है। काहे लिख दिया जाता है? सभी को शिक्षा देना है अनिवार्य रूप से। सरकारी स्कूल में तो यही सेवाएं दिया गया है। जो लोगों के पास में ठीक है अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता नहीं थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो सरकार ने एक योजना निकाली, जिस योजना के अंतर्गत आपको फ्री में स्कूल में पढ़ाई चलती है। विद्यालय में आपको सरकारी जहां भी स्कूल है उसमें आपको बुक का पैसा भी सरकार देती है, ड्रेस का जो आप कपड़ा पहनते हैं उसका भी पैसा देती है सरकार, एक टाइम का खाना भी आपको सरकार दे देती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके
घर में उतना क्षमता नहीं है जो आपको उतना चीज का मेंटेन किया जाए, तो चलो सरकार आपको मेंटेन कर देती है, लेकिन उसका नाजायज फायदा आप लोग उठाते हैं। ठीक है, इसमें हम सरकार को भी दोष देते हैं। जिस समय में हम लोगों की पढ़ाई होती थी उस समय में इतना टीचर डेवलप नहीं थे, यानी इतना टीचर नहीं थे, लेकिन पढ़ाई होती थी। आज डिग्री दिखाओ, नौकरी कराओ, हमारे सरकार महोदय कर दिए, और करने के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं चलती है, कहीं भी नहीं। आधा तो पढ़ाई किसी तरह अटेंडेंस बनाते हुए इधर उधर करते करते हो गया, उसके बाद बच्चा का लालसा लगा रहता है खिचड़ी कब बनते, खिचड़ी खाया फिर वहां से निकल गया। आज समझिए आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी क्लास में बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट, अगर टोटल को अगर टेबल कहा जाए अगर फ्रैंकली लिखने के लिए, तो टेबल नहीं लिख पाएंगे, जबकि ये चीज पहला क्लास में लिखा जाता है। ये सही है या गलती है? तो कहां से? कहीं ना कहीं से शिक्षा में गड़बड़ी आई, कहीं ना कहीं शिक्षा में गड़बड़ी आई, और सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, समझ गए ना, सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए शिक्षा को दिन प्रतिदिन गिराते चला गया, दिन प्रतिदिन गिराते चला गया। पहले हम लोगों के समय में 5 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, आज 100 ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है। अगर ऑप्शन दिया गया तो क्या होगा, तो बात समझ ही रहे हैं। 100 को ऑब्जेक्टिव दे दिया, कहता है 50 को ऑब्जेक्टिव बनाइए, 50 को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को बनाइए, आप जो जानते हैं। बताइए 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को लोग नहीं जानेगा जब 1 साल पढ़ाई किया तो? लेकिन वो भी नहीं बना पाता है बच्चा, वो भी नहीं बना पाता है, और इसका रीजन क्या है? जो सरकार टाइट नहीं है। इस बार जो अभी एग्जाम हुआ है 2024 में, क्लास 10th का जो एग्जाम दिया है स्टूडेंट सब, वो लोग को ये पता नहीं था और ये गम नहीं था जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, 10 साल का मेहनत है, क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ नहीं। सरकार एक मीडिया में उछाल देता है जब हम चोरी नहीं चलने दिए, धारा 144 लागू कर दिए, यह कर दिए, वह कर दिए, लेकिन कुछ नहीं। जिस दिन सरकार चाह जाएगी जो हमें पढ़ाना है और बच्चे से, ठीक है, फीडबैक लेना है, टीचर से फीडबैक लेना है, सुधार आ जाएगी। और इसका आपको एक साक्षी प्रमाणित देते हैं, एक साक्षी प्रमाणित देते हैं आप लोग को। लॉकडाउन में सरकार चाह गई जो कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या कोई आदमी बाहर निकल गया? तो सरकार भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब काम कर रही है, ये बात समझ जाइए। इसी वजह से आप लोग का शिक्षा का स्तर गिर गया है। आज अगर आपके हाथ में अगर मोबाइल को धरा दिया जाए तो 4 घंटा नहीं 5 घंटा कैसे रील देख करके, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक चला करके आप लोग गुजार देंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये सब धीरे धीरे सिस्टम बनते जा रहा है, समझ गए? तो आपको सर्व शिक्षा अभियान सरकार तो निकाली, लेकिन उस पर कारगर उपाय नहीं की, जिस वजह से आप लोग का शिक्षा का स्तर खराब होते चला गया। देखिए अब हम लोग इससे 10 नंबर टॉपिक तक आज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 11 नंबर टॉपिक से फिर कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, और कोशिश कीजिएगा आप लोग अच्छा से पढ़िए, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? बाय, कल मिलते हैं फिर। देखो हम लोग ये टॉपिक कल देखे थे न, जनसंख्या की गुणवत्ता। अब जनसंख्या की गुणवत्ता के बाद देखते हैं हम लोग मृत्यु दर। तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान भी हम लोग पढ़ लिए थे। सर्व शिक्षा अभियान के बाद है अब हम लोग को पढ़ना मृत्यु दर। नहीं देखो मृत्यु दर क्या होता है, कहता है मृत्यु दर का अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1000 व्यक्ति, ठीक है, 1000 व्यक्ति जो है ना, उस 1000 व्यक्ति में कितना व्यक्ति मर गया, उस चीज को जो हम लोग आंकते हैं उसका नाम है मृत्यु दर। बात समझ में आ गई? अभिप्राय यानी मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में, एक निश्चित समय में, यानी साल भर में 1000 व्यक्ति में कितना व्यक्ति मर गया, जितना व्यक्ति मर गया उस आंकड़ा को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मृत्यु दर है, सेम मृत्यु दर की ही तरह तुमको जन्म दर भी है। जन्म दर में भी कहता है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले संख्याओं को, ठीक है, जन्म दर कहते हैं। 1000 व्यक्ति एक साल में अगर है तो उसमें कितना बच्चा की संख्या बढ़ गई, होता है ना। हम लोग कहते हैं एगो हमारे गांव में जनसंख्या बढ़ा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जैसे हजारों गांव हैं जिसमें एक न एक बच्चा प्रत्येक दिन जन्म लेता होगा, है कि नहीं? इसका अच्छा एग्जाम्पल समझो। हमारे गांव में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बात करते हैं फलामा का बेटा भेले, फलामा का बेटी भेले, होता है। लेकिन अगर यही चीज अगर जाते हैं हॉस्पिटल में तो ऐसा घटना हमेशा घटते रहता है। एक सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि 10 गो 20 गो बच्चा, 10 गो बच्चा से कम नहीं वहाँ डिलीवरी होता है रोज, है कि नहीं? तो वहाँ पर वो चीज है। तो मान लो अपने यहाँ एक समस्तीपुर अगर हॉस्पिटल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 10 गो से 15 गो अगर बच्चा अगर जन्म लेता होगा प्रत्येक दिन, तो ऐसे कितना अस्पताल है और सब जगह बच्चा जन्म लेता होगा, है कि नहीं? तो ये है आपको जन्म दर और मृत्यु दर। 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म दर कहते हैं। कोई दिक्कत? जन्म दर मृत्यु दर समझ में आ गया? शिशु मृत्यु दर, शिशु मतलब कि बच्चा का मृत्यु दर, और ठीक है, अभिप्राय एक विशेष वर्ग से
कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। कम आयु के लोग ज्यादातर बढ़ते हैं, देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत 1000 बच्चा में, मतलब 1000 बच्चा में कितना बच्चा मर गया, उस चीज का आंकड़ा हम लोग किसके अंतर्गत निकालते हैं, शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत। अब पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, बेरोजगारी। देखिए, वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब, इसको अपनी लैंग्वेज में हम बतलाते हैं, लोग काम करने की तलाश में रहते हैं, यानी काम करने के इच्छुक रहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं बेरोजगार, ठीक है। देखता होगा तुम लोग काम करने के लिए मार्केट जाते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग को हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। ऐसे लोग को क्या कहेंगे हम लोग, बेरोजगार कहेंगे। समझ में आई? जो लोग जब काम करने के इच्छुक रहते हैं, यानी काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम लोग, बेरोजगार लोग कहेंगे। कोई दिक्कत? बेरोजगार समझ में आ गया? अब कहता है बेरोजगार के प्रकार। देखो, बेरोजगार के प्रकार में है एगो मौसमी बेरोजगारी, एगो प्रच्छन्न बेरोजगारी, एगो शहरी बेरोजगारी। अब ये तीनों चीज को समझो। मौसमी बेरोजगारी जो होता है, ये क्या होता है सो बतलाते हैं। अभी जस्ट तुम लोग को देखने के लिए मिला, आलू खुनाई चालू था, लगभग खुना गया है सब आदमी को। तो इस समय में, आलू खुनाने का समय में, लोग को फसल पैदावार यानी सब्जी की फसल लगानी थी और उधर आलू की कुराई थी। ये दोनों काम तो थोड़ा ज्यादा आ गया था, तो लोग को तो काम मिल गया। धान बुआई के समय में, धान तो सब आदमी को के समय में बोना रहता है। आलू की बुआई के समय में लोग को एक ही समय में आलू बोना रहता है। हम गांव की बात कर रहे हैं, गांव की। तो काम करने की लोगों की ललक रहती है, काम करवाने की ललक रहती है, तो उस समय में लोगों को ज्यादा काम मिल जाता है। जो आदमी काम करने वाले आदमी रहते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है जो हम किनके यहाँ काम करने के लिए जाए, और जिनको काम करवाना रहता है उनको लेबर नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यह समय कम ही समय तक के लिए होता है। मान लो थोड़ा देर के लिए एक धान का एग्जाम्पल देते हैं। धान की जब बुआई करनी रहेगी, धान की बुआई जब हो जाएगी, धान जब हम लोग बो देंगे, हो गया, उसके बाद फिर काम मिलेगा? काम तो नहीं मिलेगा। तो जो आखिर उसी काम पर डिपेंड रहेंगे तब तो वो बेरोजगार हो गए ना। तो वैसे बेरोजगार को हम लोग, ठीक है, कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम के आधार पर काम मिलना और फिर मौसम समाप्त हो जाने के बाद वो लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोग को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये आपको गांव में ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गांव में तो कृषि कार्य होते हैं, और खास करके हमारे यहाँ का कृषि जो है सो मानसून पर आधारित है। तो मानसून के अनुसार से कृषि की जाती है और फिर और समय में लोग बैठे रहते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। देखो, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा समय होता है, तो ऐसे काम को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। एगो क्या है सो देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्तियों कर रहे हैं। जैसे अगर निराई का काम होता है, मान लो निराई मतलब समझते हो ना, खेत में कमैनी करना, यानी जंगल को उखाड़ करके हटाना। तो उस स्थिति में जानते हैं जो 2 कट्ठा है खेत, तो इसमें 2 लेबर लगेगा सुबह से शाम तक। अब लोगों के पास में तो भाई काम है नहीं, तो 4 गो आदमी लागल है, यानी जहां पर 2 आदमी का काम है वहां पर कितना आदमी काम कर रहा है, 4 आदमी काम कर रहा है। तो वैसे काम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी किसी तरह दिन काट रहे हैं, किसी तरह रोजी रोटी का अपना जीव मतलब, ठीक है, उपाय कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उचित कितना है, 2 आदमी का, लेकिन कर कितना आदमी रहे हैं, 4 आदमी कर रहे हैं। तो ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी। और सबसे बड़का चीज है यह शहरी बेरोजगारी। डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं। डिग्री माना कि थोड़ा देर के लिए मान लो कोई अच्छा पढ़ लिख लिया, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, थोड़ा देर के लिए पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, और तब उसको जॉब नहीं मिला। अगर मिलबो किया जॉब, तो उसको मिला ग्रुप डी वाला जॉब। ग्रुप डी वाला जो जॉब मिला, बताओ, जो आदमी पीएचडी कर लेगा उसको अगर ग्रुप डी वाला अगर नौकरी मिले तब तो मजबूरी होगा ना लोगों के पास, मजबूरी बस वो काम करेगा। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग भी बेरोजगार कहते हैं, समझे? वैसे व्यक्ति को भी हम आज के युग में बेरोजगार कहते हैं। और वैसे खास करके डिग्रीधारी अक्सर बेरोजगार होते हैं, क्योंकि वो तो प्रत्येक दिन डिग्री मतलब अर्जित करने में और पढ़ाई करने में समय व्यतीत कर दिए। उनके पास तो कोई कला मतलब कोई काम करने की कला है नहीं। अब उनको अंतिम में नौकरी नहीं हुई, क्योंकि पता है तुम लोग को अपना बिहार में कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन के जमाना बाद में पहले घूस का जमाना है। अब बेचारा के पास पैसा होगा तब ना 4 लाख और 5 लाख दे करके घूस दे करके जॉब करेगा। अब तो है नहीं, तू जॉब करेगा क्या? और जब जॉब नहीं करेगा तो क्या होगा उसके साथ? वही होगा, काम खोजना पड़ेगा। नहीं काम खोजेगा तो वो लोग बेरोजगार बने रहेंगे। तो वैसे बेरोजगार को हम लोग क्या कहेंगे, शहरी बेरोजगारी, यानी डिग्रीधारी बेरोजगारी। अब देखिए, कहता है एक और है आप लोग को अंतिम में, राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए
स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना, यही राष्ट्रीय नीति का मुख्य ठीक है लक्ष्य है, उद्देश्य है। जहां पर परिवार में दुख है, जहां पर परिवार में स्वास्थ्य की कमी है, जहां पर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, वहां जाकर के उसकी सुधार की जाए और उसकी सुधार के साथ साथ उसकी देखभाल की जाए। इसी के साथ आप लोग को इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर आप लोग को क्लियर होता है। आज शाम तक आप लोग को ये ठीक है अपलोड हो जाएगा अपने ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। आप लोग अपना फिर से देख लेंगे, ठीक है, देख करके समझ करके जहाँ पे लगेगा प्रॉब्लम फिर बतला देंगे, ठीक है। बाय, कल मिलते हैं।